हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कंफर्टेबल स्टडीज़। मैं हूं पारुल मैम और मेरे चैनल कंफर्टेबल स्टडीज़ में आपको क्लास 6, 7 और 8 की साइंस की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस की वीडियो प्रोवाइड हो जाएंगी। और होता क्या, हम लोग जब रीड कर लेते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, जो एक्सरसाइज दी होती है बैक में चैप्टर के एंड में, उनको भी हम कवर कर लेते हैं। लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो बुक के चैप्टर के ऊपर बेस्ड होते हैं, तो हमें पता होता है लेकिन फिर भी हम आंसर को लिख नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि हमें ढंग से याद नहीं है, हमें कुछ असैम्बल नहीं हो पा रहा हमारा आंसर। तो उसकी वजह से मैंने पूरे चैप्टर को कवर करते हुए क्वेश्चन कवर किए हैं, तो आपको एग्जाम में इन क्वेश्चन से बहुत हेल्प मिलेगी। आई होप आपको मेरे पढ़ाने से अच्छा लगेगा। अगर ठीक लगे तो आप मेरे चैनल कंफर्टेबल स्टडीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 की साइंस का चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। और चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 क्लास 7 की वीडियो ऑलरेडी पढ़ी हैं, आप उनको देख सकते हैं। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्जाम में। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या है? सेलेक्ट माने छाँट के ब्रीड कराना, तो इसका आंसर क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग्स। तो इसको समझने के लिए हम ऐसे समझेंगे कि जैसे हर पर्सन अलग अलग होता है, किसी में कोई क्वालिटी होती है, किसी में कुछ क्वालिटी होती हैं। तो होता क्या है कि पर्सन ही नहीं, एनिमल्स में भी कोई एनिमल बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है या बहुत ज़्यादा देखने में अच्छा होता है, वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है सोसाइटी के लिए। तो हम ऐसे पेरेंट्स को सिलेक्ट करते हैं ऐसे इसमें जिनकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं, जेनेटिक जिनकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं, तो उनसे स्पेशल कैरेक्टर्स वाले पेरेंट्स को ले करके जो ऑफस्प्रिंग यानी आने वाली जो उनकी बेबीज़ हैं या आने वाली जो उनकी जनरेशन्स हैं वो अच्छी हों, तो ऐसी ब्रीडिंग को कहते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम सम वूल गिविंग एनिमल्स। कुछ ऐसे एनिमल्स जो वूल देते हैं। तो अभी तक हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि शीप गिव्स अस वूल, भेड़ हमें ऊन देती है। लेकिन इसके अलावा बहुत से और एनिमल्स हैं जो कि हमें वूल या ऊन देते हैं। तो इनमें मेन है एक तो शीप, गोट, याक, कैमल, लामा एंड एल्पाका। इसके अलावा और भी कुछ एनिमल्स हैं लेकिन फेमस में यही है, तो हम इनको याद कर लेंगे। आर सम एनिमल्स विच गिव वूल। फ्लीस यानी वूल का जो धागा, जो उसका गुच्छा होता है वूल का, जो बनने से पहले उसका फाइबर बनने से पहले उसको फ्लीस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कश्मीरी गोट इज़ फेमस फॉर। कश्मीरी गोट किस चीज़ के लिए फेमस है? तो द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज़ सॉफ्ट। तो कश्मीरी गोट जो है वो अपने फर के लिए फेमस है। तो इसका क्या होता है? इट इज़ वुवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल्स। तो कश्मीर में या पश्मीना शॉल्स के नाम से वैसे कुछ लोग तो गलत भी बेचते हैं, लेकिन जो प्योर पश्मीना शॉल्स होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है और बहुत कॉस्टली होता है। ठीक है, तो वो कश्मीरी गोट से बनाया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। तो द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट सॉरी it is woven into fine shawls called pashmina shawls. Okay, next question is where are a llama and alpaca found. ये जो दो एनिमल्स अभी ऊपर बताए थे जो कि वूल देते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो लामा एंड एल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका आर वूल यील्डिंग एनिमल्स। ओके, इनकी पिक्चर आपके बुक में दी हुई हैं, आप एक बार उनको देख लेना ज़रूर से, कि हमारे माइंड में, ताकि हमेशा के लिए वो चीज़ फिक्स हो जाती है कि हाँ ये लामा और ये एल्पाका है। ओके, नेम सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप की जो इंडियन ब्रीड्स हैं उनके नाम बताओ। ये है लोही, रामपुर बुशैर, नली, बकरवाल, मारवाड़ी एंड पटनवाड़ी। ओके, आप इनको एक बार याद करके लिख के देख लेना, क्योंकि इनमें स्पेलिंग्स में भी मिस्टेक हो जाती है और हमें याद भी नहीं रहती हैं, थोड़े ऑड से नाम हैं इनके। तो आप एक बार इनको याद करके लिख के देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द स्टेप्स टेकन टू फॉर्म वूल फ्रॉम फाइबर। व्हाट आर द स्टेप्स टेकन
टू फॉर्म वूल फ्रॉम फाइबर। फाइबर से वूल बनाने के कौन कौन से स्टेप्स हैं? तो एक है शियरिंग। शियरिंग में क्या होता है कि हम उनको बालों को हटाते हैं, उस एनिमल्स की बॉडी पे से हटाते हैं। नेक्स्ट इज स्कोरिंग। स्कोरिंग में क्या करते हैं कि उसके बालों को और थोड़ा सा फाइन करते हैं, मतलब अब उसके स्किन के टोन से हटा करके सिर्फ रेशे को अलग करते हैं। नेक्स्ट इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में भी यही होता है कि हम उनको क्लीन करके मतलब क्लीनली छांटते हैं कि ये उसमें जो अगर कुछ और चीज़ें हैं उनको अलग कर दिया जाता है, लाइक स्किन के पार्ट हैं या कुछ और भी चीज़ें जो वेस्ट मटेरियल या कुछ भी डस्ट होती है उसको अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स होता है जो जैसे हमारे वूलन क्लोथ होते हैं उन पे छोटे छोटे बबल्स जैसे बन जाते हैं ना, रुएं जिनको कहते हैं, जो उठ जाते हैं गोल गोल बॉल बॉल जैसी, उनको कहते हैं। तो वो उन जो वूल जो फाइबर बनता है या जो हम बॉडी पे से उतारते हैं वूल, उसमें भी इस टाइप के बर्ड्स बन जाते हैं। नेक्स्ट इज़ डाइंग। डाइंग माने उसको कलर किया जाता है। नेक्स्ट इज़ रोलिंग। फिर उसको रोल करके ऐसे बड़े बड़े से वो होते हैं वुड के या प्लास्टिक के रोल्स होते हैं, उनके ऊपर उनको ऐसे करके रोल किया जाता है, लपेटा जाता है और फिर वो बंडल्स बना लिए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज डिफाइन सॉर्टर्स डिजीज़। तो जो वूल बनाने का जो पूरा प्रोसेस होता है उसमें सॉर्टिंग भी एक प्रोसेस होता है। तो जो लोग उस सॉर्टिंग प्रोसेस में वर्क करते हैं उनको ये बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं सॉर्टर्स डिजीज़। तो द सॉर्टर्स इन द वूल इंडस्ट्री गेट इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरियम एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स बैक्टीरियम उनको इन्फेक्ट कर देता है जो कि फैटल ब्लड रिलेटेड डिजीज़ है जिसको सॉर्टर्स डिजीज़ कहते हैं। राइट। एंथ्रैक्स बैक्टीरियम की वजह से होता है और किनको होता है? जो कि सॉर्टिंग का वर्क करते हैं। ओके। नेक्स्ट इज व्हाट इज सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या है? द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स। सिल्क वाले कीड़ों को पालना और उनको इकट्ठा करके उनसे वूल बनाना क्या कहलाता है? सिल्क बनाना, ऑब्टेन करना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री बताइए क्या है? तो इसमें क्या होता है? द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स। एग्स होते हैं सबसे पहले, फ्रॉम विच कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म्स आर हैच्ड। तो एग हैच हो जाने के बाद में कैटरपिलर्स उसमें से निकलते हैं। द कैटरपिलर्स सिक्रीट फाइबर्स मेड ऑफ प्रोटीन विच फॉर्म सिल्क फाइबर्स। तो ये जो कैटरपिलर होते हैं ये प्रोटीन को सिक्रीट करते हैं जो कि सिल्क फाइबर में आगे जाके सूख करके ड्राई हो करके हार्ड हो जाता है और सिल्क फाइबर में बन जाता है। अब ये जो कैटरपिलर्स हैं ये टर्न इनटू प्यूपा, कुछ टाइम बाद ग्रो करके ये प्यूपा में चेंज हो जाते हैं। दिस सिल्क फाइबर कवर्ड प्यूपा इज कॉल्ड कोकून। ये जो सिल्क फाइबर से लिपटा हुआ ये क्या करता है? अपनी नेक को घुमाता है उस तरीके से 8 की शेप में ये अपनी बॉडी के ऊपर थ्रेड को लपेटता जाता है, फाइबर को लपेटता जाता है। तो इस तरीके के प्यूपा को क्या कहते हैं? कोकून कहते हैं। दीज कोकून्स आर ट्रीटेड टू ऑब्टेन सिल्क यार्न्स। अब इसके बाद इन कोकून्स को गर्म पानी में या किस तरीके से अलग अलग तरीके से इसको ट्रीट किया जाता है और सिल्क यार्न डेवलप किया जाता है और इन सिल्क यार्न से सिल्क फाइबर बनाया जाता है। उसके बाद उनसे वो थ्रेड के रूप में बना दिया जाता है। ओके। नेक्स्ट है नेम सम वेराइटीज ऑफ सिल्क। सिल्क की कुछ वेराइटीज के नाम बताइए। दैट इज टसर सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क, मलबरी सिल्क एंड एरी सिल्क। और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं लेकिन फेमस जो आपकी बुक में दिए हैं वो यही सब दिए थे, तो उनको कवर करके सारा इकट्ठा करके आई हैव रिटन हियर। सो दिस मच इज़ एनफ। अगर आप इतना कर लें तो ये आपके लिए काफ़ी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड। पूरी इन वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर सिल्क का कौन है? दैट इज़ चाइना। चाइना से ही अदर कंट्रीज़ में इंट्रोड्यूस हुआ था सिल्क। तो जहाँ जहाँ जिस रास्ते पर गए थे तो वो सिल्क रूट कहलाता है। अभी आगे क्वेश्चन है, अभी ये क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ रीलिंग ऑफ सिल्क। सिल्क की रीलिंग किसको कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज़ एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। जो कोकून था उससे धागे निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? रीलिंग द सिल्क। ओके। नेक्स्ट इज व्हाट इज सिल्क रूट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जीके हिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन आ जाता है और आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। तो क्या हुआ था कि चाइना में सिल्क सबसे पहले डेवलप किया गया था। तो सिल्क बहुत सॉफ्ट था और बहुत कंफर्टेबल था, बहुत लस्ट्रस था, मतलब कि
पूरे वर्ल्ड में इसको पसंद किया जा रहा था कि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, इतना फाइन, इतना सॉफ्ट, इतना शाइनी कपड़ा कहीं पूरे वर्ल्ड में नहीं मिल रहा था। तो पूरे चाइना से इसको एक्सपोर्ट किया जा रहा था तो अदर कंट्रीज़। तो जिस जिस रास्ते ट्रेडर्स उस कपड़े को लेके जाने लगे थे वो इकट्ठा करके, क्योंकि रास्ते में उनको लूट भी लिया जाता था, इसलिए वो इकट्ठा होके पूरा सामान लेके काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारे ट्रेडर्स इकट्ठे होकर के उस रास्ते से जाया करते थे। तो और रास्ते में उसमें जगह जगह टैक्स भी देना पड़ता था उनको, ताकि उससे क्या होता था कि वो कपड़ा बहुत महंगा होता चला जाता था। जहाँ पे जब उसे एक्सपोर्ट करते थे तो वहाँ पे पहुँचते पहुँचते काफ़ी कॉस्टली हो जाता था वो, क्योंकि रास्ते में सिल्क रूट में बहुत जगह उन्हें ट्रेड टैक्स यानी कि रोड टैक्स, निकलने का टैक्स भी देना पड़ता था। ठीक है, तो इसका हम आंसर है कि द ट्रेडर्स introduced silk from China to other countries of the world. This route they followed is still called Silk Route. आज भी उस रूट को सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। So this was all for this chapter। और मेरे अगर पढ़ाने से आपको अच्छा लग रहा है, आपको लगा कि क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे, तो आप मेरे चैनल कंफर्टेबल स्टडीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और मेरी दूसरी वीडियोज़ भी देखना और मुझे बताना आपको कैसा लगा। सो हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।